दोस्तों आज 15 अगस्त है और आप सभी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों विदेशी शासन से जो हमें आज़ादी मिली थी उसकी कीमत किस तरह से चुकाई गई थी हमें शायद उसका आइडिया भी नहीं है। किस तरह से हमारे देश ने और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने उस कीमत को अदा किया था, कितनी भारी कीमत इस आज़ादी की चुकाई गई थी। हमें आज़ादी सिर्फ कुछ चुनिंदा नेताओं के कारण नहीं मिली थी, हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया था। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम इस वीडियो में समझेंगे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिज्ञान में। साल 1943 बंगाल के एक गांव का बुनकर अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी मुहैया नहीं करवा पा रहा था। भूख के मारे वो पागलों की तरह भटक रहा था। एक दिन उसकी लाश बंगाल की कांसी नदी में मिली। उसकी पत्नी ने भी अपने बच्चों का पेट नहीं भर पाने के कारण अपने छोटे बेटे को उसी नदी में बहा दिया था। बंगाल के 30 लाख लोग इसी तरह भूख से तड़प तड़प कर मर गए थे। खेतों में लाशें पड़ी थी, कोलकाता की सड़कों पर लाशें पड़ी थी, बंगाल की हर सड़क पर लाशें पड़ी थी, नदियों में लाशें तैर रही थी, कुत्ते और गिद्ध उन लाशों को खा रहे थे। ऐसा माना जाता है कि 1943 की ये बंगाल की स्थिति ब्रिटेन के पीएम चर्चिल के एक गलत फैसले के कारण हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि बंगाल में ऐसा अकाल क्यों पड़ा था, क्या कारण था कि लोग भूख से मर रहे थे और अंग्रेजों की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी जिसके कारण बंगाल के लोग मारे जा रहे थे। दिसंबर 1941 में जापानी सेना ने अंग्रेजों के उपनिवेश यानी कि सिंगापुर और वर्मा पर कब्जा कर लिया था। अब वो भारत पर कब्जे के लिए भारत की तरफ बढ़ने लगे। ये वक्त था वर्ल्ड वॉर 2 का। जल्द ही जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी कब्जा कर लिया था और अंग्रेजों को आशंका थी कि वो जल्द ही भारत के मेनलैंड पर भी हमला करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 के समय कोलकाता अंग्रेजों का मेन वॉर सेंटर हुआ करता था। इस वजह से भी ब्रिटिश सेना को जापानी नौसेना के हमले की आशंका थी। ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के चटगांव और मिदनापुर में डिनायल पॉलिसी लागू कर दी। ऐसा माना जाता है कि इसी पॉलिसी के कारण बंगाल में भूखमरी के हालात बन गए थे और एक ऐसा अकाल पड़ गया था जो मानव निर्मित था। अब समझते हैं कि ये डिनायल पॉलिसी आखिरकार है क्या। इस डिनायल पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य ये था कि अगर जापानी सैनिक भारत पर हमला करें और तटीय इलाकों पर हमला करें तो उन्हें खाने के लिए कुछ भी ना मिले। दूसरी तरफ ब्रिटेन के हजारों सैनिक कलकत्ता पहुंचने लगे। उनके खाने पीने के लिए काफी अनाज की जरूरत थी। अंग्रेज सैनिकों को खाने पीने की कमी ना हो, इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने ये पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी के तहत अनाज की सप्लाई पूरी तरह से शहरों की तरफ या सैनिकों के कैंपों की तरफ कर दी गई। इसी वजह से बंगाल के गाँवों में अनाज की कमी होने लगी। गांवों में भूख से मरने वाले लोगों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ने लगी। सरकारी गोदामों में अनाज की कमी ना हो, इसके लिए पुलिस गांव-गांव जाकर घर घर जाकर लोगों से चावल जब्त करने लगी। इस समय चावल के दाम काफी ज्यादा बढ़ गए थे। बाजारों से भी चावल लगभग खत्म हो गए थे। जिन किसानों से पुलिस चावल जब्त नहीं कर पाई उनसे व्यापारियों ने ऊंचे दामों पर चावल को खरीद लिया कालाबाजारी करने के लिए। इसी तरह लाखों लोगों को बिना कोई खबर लगे मरने के लिए छोड़ दिया गया। परिणाम ये हुआ कि कलकत्ता की सड़कों पर, गाँवों के खेतों में, नदियों के किनारे हर जगह लाशें ही लाशें दिखाई देने लगी। लोग भूख से मरने लगे क्योंकि उनके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। उस समय के हालात इतने बदतर थे कि इतिहासकार माइक डेविस ने अपनी किताब लेट विक्टोरियन होलोकॉस्ट में बंगाल में भूख से मरने वाले लोगों की तुलना नाजी शिविरों और हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम से मरने वाले लोगों से की है। पॉवर्टी एंड फैमिन्स किताब के लेखक और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के मुताबिक 1943 में जब बंगाल में भूख से लोग सड़कों पर मर रहे थे तब हर इंसान को खिलाने के लिए सरकारी गोदामों में चावल तो काफ़ी था, लेकिन बहुत कम लोगों के पास इस चावल को खरीदने का पैसा था। यानी कि लोग अनाज की कमी से नहीं बल्कि सरकार के गलत फैसले के कारण मर रहे थे। 16 अक्टूबर 1942 को बंगाल में आए एक चक्रवात की वजह से वहां पर 40,000 लोगों की मौत हुई थी। इस तूफान से बचे लोग अपने गांव छोड़कर कलकत्ता या शहरों की तरफ चले गए थे। इस चक्रवात की वजह से तटीय इलाकों में भले ही फसल अच्छी नहीं हो पाई, लेकिन बाकी बंगाल में उस समय चावल की फसल 1941 की तुलना में काफी अच्छी हुई थी, यानी कि अनाज की कोई कमी नहीं थी। 1943 का ये बंगाल का अकाल सिर्फ अनाज की कमी के कारण नहीं था। ये एक ऐसा अकाल था जो सूखे से या फसलों के नष्ट होने की वजह से नहीं हुआ था। ये अकाल ह्यूमन क्रिएटेड था और अंग्रेज सरकार की गलत पॉलिसी के कारण था। उस समय बाकी सालों की तुलना में बंगाल की मिट्टी में भी अच्छी नमी थी और अच्छी पैदावार की संभावना भी थी और अच्छी पैदावार हुई भी थी। इस फोटो को देखिए दोस्तों, 1943 में खेत में भूख से मरने वाले के ये इंसान की लाश है जिसे गिद्धों और सियारों ने खा लिया था। आप उस अकाल के भयावहता का अंदाजा इस फोटो से लगा सकते हैं। अब जानते हैं ब्रिटेन के पीएम चर्चिल का एक ऐसा फैसला जिसके कारण बंगाल के लाखों लोग भूख से मारे गए थे। मधुश्री मुखर्जी अपनी किताब चर्चिल सीक्रेट वॉर के मुताबिक 27 जुलाई 1943 को आर्चिबाल्ड वेवेल ने अपनी डायरी में लिखा था कि बंगाल के अकाल को ब्रिटेन के पीएम चर्चिल बड़ा मुद्दा नहीं मानते बल्कि इसे एक लोकल इश्यू ही मानते थे।
उस समय ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने एक वॉर कैबिनेट की मीटिंग भी की थी, जिसमें अधिकारियों ने सिफारिश की थी कि भारत में 5 लाख टन गेहूं भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वहां पर अकाल की स्थिति है। बैठक में चर्चिल ने यह कहते हुए भारत में अनाज भेजने से मना कर दिया था कि खरगोश की तरह बच्चा पैदा करने वाले भारतीय लोग इस अकाल के लिए खुद जिम्मेदार हैं। वहीं चर्चिल ने इस बैठक में यूरोप के बाकी हिस्सों में अनाज भेजने के लिए कह दिया था, ताकि जंग के दौरान अंग्रेज सैनिकों को अनाज की कमी ना हो। उस समय बंगाल के लोगों की हालत देखकर, न्यूज़पेपर्स में उनकी फोटोज देखकर अमेरिका और कनाडा ने भी चर्चिल को आग्रह किया था कि वो भी भारत में अनाज भेजना चाहते हैं, लेकिन चर्चिल ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। यानी कि बाहर से मिलने वाली मदद को भी चर्चिल ने भारत तक नहीं पहुंचने दिया था। जब कुछ भारतीयों ने तब के राष्ट्र संघ से भी मदद की अपील की, तब चर्चिल ने उन्हें भी ऐसा करने की इजाजत नहीं दी थी। ये तस्वीर 1943 की है, जिसमें अकाल के दौरान बच्चे अंग्रेजों के लिए अनाज ले जा रही ट्रेन में लदी बोरियों में तारों के जरिए छेद करके अनाज जमा करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। विंस्टन चर्चिल अपने ज्यादातर फैसले अपने दोस्त फ्रेडरिक की सलाह पर ही लेते थे। वो उसके इतना ज्यादा नजदीक था कि उसने उसे वॉर कैबिनेट का भी हिस्सा बना दिया था। इतना ही नहीं, फ्रेडरिक ने अलग अलग मुद्दों पर 2000 मेमो विंस्टन चर्चिल को भेजे थे, जिसमें एक मेमो में लिखा था कि भारतीय लोगों को अनाज नहीं भेजा जाना चाहिए। भारत में मौजूद ब्रिटिश छावनियों में एक्स्ट्रा अनाज भी मौजूद था, लेकिन चर्चिल ने भारतीय लोगों को देने की बजाय उसे श्रीलंका में तैनात अपने सैनिकों के लिए भेज दिया था। जब ऑस्ट्रेलिया से कुछ अनाज के जहाज भारत की तरफ बढ़ने लगे, तब ब्रिटिश सैनिकों ने उन्हें मिडिल ईस्ट की तरफ भेज दिया था। उस समय दुनिया में कुछ ऐसे न्यूज़पेपर्स भी थे जो बंगाल में मरने वाले लोगों की स्थिति की सूचना पूरी दुनिया को देना चाहते थे, लेकिन उस समय सरकार ने उनके ऊपर सेंसरशिप लगा दी और उन्हें बंगाल के अकाल की कवरेज करने से रोक दिया था। चर्चिल यह भी नहीं चाहता था कि बंगाल में मर रहे लोगों की सूचना उसके देश के लोगों को भी मिले। इस वजह से सरकार ने बंगाल के अकाल का कारण जमींदारी प्रथा को और खराब मानसून को बताना शुरू कर दिया था। यह तस्वीर 1943 में द स्टेट्समैन अखबार में छपी खबरों की है। अकाल से जुड़ी खबरों पर सेंसर के बावजूद अखबार के ब्रिटिश संपादक यान स्टीफेंस ने कलकत्ता के फुटपाथों पर बिखरी पड़ी लाशों की ये तस्वीर छापी थी। आज जो आप आज़ादी मना रहे हैं, जिस आज़ाद देश में आप रह रहे हैं, उसकी कीमत बंगाल के इन 30 लाख लोगों ने चुकाई थी। खुद को सभ्य और श्रेष्ठ मानने वाले अंग्रेजों की भारत के लोगों से कोई सहानुभूति नहीं थी। उन्होंने बंगाल में लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसी सभ्यता, ऐसे सभ्य लोग किसी काम के नहीं हैं, जिनमें आम मनुष्य के लिए दया की कोई भावना नहीं थी। तो ये था आज़ादी का मोल, ये थी आज़ादी की कीमत। इस आज़ादी को आज आप मना रहे हैं, जिसका आनंद ले रहे हैं, उसकी कीमत हमारे लोगों ने इस तरह से चुकाई थी। इस वीडियो का मकसद आपको यही बताना है कि हमारी आज़ादी कितनी कीमती है, किस कीमत पर हमने इसे प्राप्त किया था। सिर्फ कुछ नेताओं के अनशन पर बैठने से हमें आज़ादी नहीं मिली थी। लाखों करोड़ों लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया था। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको भारतीय स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मानवता।